नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। बिहार में कल चुनाव का आखिरी रण है। 20 जिलों की 122 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और कल के मतदान की खास बात यह है कि आखिरी दौर में सीमांचल, मगध, चंपारण, शाहबाद और भागलपुर, बांका के सीमावर्ती इलाकों में मतदान होना है। और बिहार के सीमांचल की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा मुस्लिम वोट और घुसपैठ को लेकर हो रही। आखिरी दौर के प्रचार में पीएम से लेकर अमित शाह तक ने हर रैली का मंच इसीलिए इस्तेमाल किया कि घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा सके। राहुल तेजस्वी को घुसपैठियों का रक्षक ठहराने की कोशिश की गई। यह और बात है कि घुसपैठ की जिम्मेदारी सरकार की ही है और पिछले दिनों हुए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में चुनाव आयोग नहीं बता सका कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं जो वोटर बन गए थे। फिर भी सीमांचल में घुसपैठ ही बीजेपी के लिए चुनाव का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सीमांचल में 5 जिलों की 24 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर बहुलता में है और इन 24 में से पिछले चुनाव में बीजेपी को 8, जेडीयू को 4, कांग्रेस को 5, आरजेडी को 1 और लेफ्ट को 1 सीट मिल पाई थी। बाकी 5 सीटें ओवैसी की पार्टी ने जीत ली थी। इस बार सीमांचल में कांग्रेस 12, आरजेडी 9, वीआईपी 2, लेफ्ट 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ओवैसी ने 15 उम्मीदवार उतारे। तो सीमांचल की लड़ाई जबरदस्त है। करीब 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में कौन पार्टी बाजी मारेगी, इसका फैसला कल जनता को करना है। बीजेपी घुसपैठ का मसला उठाकर सीमांचल के वोटर्स को डराने की कोशिश कर रही है, तो महागठबंधन सरकारी नौकरी के नाम पर रिझाने की। तो आखिरी चरण के इस रण में किसके वादों और दावों पर सीमांचल की जनता भरोसा करने वाली है, इसी सवाल पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर कल मतदान है, लेकिन चुनाव प्रचार थमने के बाद भी मुद्दा मसाइल पर सियासी घमासान है। चूंकि दूसरे चरण में बिहार के सीमांचल के इलाकों में वोटिंग होनी है, जहां अवैध घुसपैठ और एसआईआर के मुद्दे पर खूब सियासत हुई, लिहाजा आखिरी वक्त तक बीजेपी और आरजेडी इन्हीं मुद्दों पर वार पलटवार करते रहे। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक आखिरी चरण के प्रचार में घुसपैठ के मुद्दे पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश करते रहे, तो तेजस्वी यादव ने बिहारी बनाम बाहरी वाला पलटवार किया। सीमांचल की राजनीति के बड़े चेहरे ओवैसी का दांव दोनों गठबंधनों के खिलाफ था। ये अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। इस बार करारा जवाब मिलेगा, जनता से मिल रहा है। दरअसल बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में जिन इलाकों में मतदान होना है, उसमें बिहार के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। इसमें सीमांचल के 5 जिले किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और सुपौल में मुस्लिम आबादी ही नतीजे निर्धारित करती है, क्योंकि किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। और बिहार की राजनीति में इन्हीं जिलों के अंदर अवैध घुसपैठियों को लेकर चर्चा भी होती रही है। बिहार में एसआईआर विरोध के मुद्दे की जड़ भी इन्हीं इलाकों से जुड़ती है, जिसे लेकर बीजेपी आखिर तक सवाल खड़े करती रही। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए बिहार और देश से एक घुसपैठिए को चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। यह और बात है कि बिहार में एसआईआर के बाद घुसपैठियों की पहचान और तादाद की कोई जानकारी सामने नहीं आई। फिर सरकार का दावा है कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठिए आ रहे हैं 11 साल से, अब तो उन्हें अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इस सवाल को लोकसभा में जरूर पूछूंगा, तो घुसपैठी आ कैसे रही है बताओ 11 साल से? ये जिम्मेदारी किसकी थी? बिहार में दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी के लिए घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, तो महागठबंधन से लेकर ओवैसी और जन सुराज पार्टी तक मुस्लिम वोटों को कब्जे में लेने की कवायद कर रहे हैं।
दरअसल सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिलों में वोटों के तबके बटे हुए हैं। सीमांचल के 5 जिलों की मुस्लिम आबादी जो खुद को स्थानीय बताती है वो सुरजापुरी और कुल्हैया मुस्लिम है। मुस्लिम वोट के हिसाब से 24 लाख सुरजापुरी वोट का ये सबसे बड़ा तबका है, जिनके हाथों में किशनगंज की 4 सीट, पूर्णिया की अमौर और बायसी, कटिहार की बलरामपुर सीट है, तो अररिया की जोकीहाट और अररिया सदर पर कुल्हैया प्रभावी हैं। इनका असर कुछ ऐसा है कि 2020 में सीमांचल से कुल 11 मुस्लिम विधायक जीते, इनमें 6 सुरजापुरी ही थे। इन्हीं सुरजापुरी और कुल्हैया मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी जैसे दलों की नजर रही है, जो पारंपरिक रूप से कम प्रगतिशील सियासत में भरोसा रखते रहे हैं। राहुल आए, पीएम आए, अमित शाह आए, सबने सीमांचल का दौरा किया। ओवैसी साहब, सीमांचल की जनता पतंग छाप के साथ है, वो इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहती है। सीमांचल के 4 जिलों में एक तरफ सुरजापुरी मुस्लिम वोट को लेकर दांव पेच की आजमाइश है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय में एक और तबका है जिसे शेरशाहवादी कहते हैं। सीमांचल में इनके पूर्वज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा से आए थे। उर्दू और बांग्ला की मिलीजुली जुबान बोलने वाले इस तबके की सीमांचल में करीब 14 लाख आबादी है और अवैध घुसपैठ का मुद्दा इसी तबके से ज्यादा जोड़ा जाता रहा है। सुरजापुरी मुसलमानों के मुकाबले इनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बेहतर है। यही वजह है कि मुस्लिम वोट की तलाश में जनसुराज पार्टी की नजर भी इसी तबके पर है। शशि भूषण, पटना आज तक। बड़ी दिलचस्प बात है कि पिछली बार इन 122 सीटों पर महागठबंधन 49 सीटें लेकर दूसरे स्थान पर था और पहले स्थान पर एनडीए ने 66 सीटें जीती थी। और महागठबंधन के इस प्रदर्शन के पीछे सीमांचल में जिस तरीके से ओवैसी की एमआईएम ने उन्हें मात दी, यह भी एक सबसे बड़ा कारण रहा और उसके वजह से कम 10 से 12 सीटों का नुकसान महागठबंधन को हुआ, यह माना जाता है। और इसीलिए बार बार सीमांचल के इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है और हम भी आज यही चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में गुरुप्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर रतन लाल, कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी इस पे अपनी भूमिका रखेंगे, प्रोफेसर सुबोध मेहता आरजेडी से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और उसके साथ साथ आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। 3 सवालों के साथ में इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या सीमांचल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाने से वोटों का ध्रुवीकरण होगा और क्या यही वजह है कि फेज 2 के प्रचार की शुरुआत होते ही घुसपैठ का मुद्दा अचानक प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री उनके सभाओं में सुनना शुरू हो चुका है? दूसरा सवाल, क्या एसआईआर के बाद सीमांचल के चुनावी नतीजों के पैटर्न में तब्दीली दिख सकती है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वोट कटे हैं तो वो इसी सीमांचल के इलाकों में कटे हैं। 7.7% वोट इन इलाकों में काटे गए एसआईआर के बाद में। तीसरा अहम सवाल, क्या सरकारी नौकरी के वादे से तेजस्वी कांग्रेस एमआईएम की ओर शिफ्ट हुए मुस्लिम जनाधार को वापस ला पाएंगे? पिछली बार एमआईएम ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक अलायंस बनाया था और उस अलायंस के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ में और ओवैसी अकेले 15 सीटों पर इस इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इसका भी असर पड़ सकता है? इस सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। गुरुप्रकाश पासवान, पहले ही सवाल से मैं शुरू करना चाहता हूं कि क्या सीमांचल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाने से वोटों का ध्रुवीकरण होगा? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी रही इस इलाके में, ओवैसी भी वहां पर थे, उसका भी फायदा रहा। तो क्या यह ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है, ये जो बार बार आरोप लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है साहिल जी की ध्रुवीकरण का आरोप हमारे ऊपर लगाना ये उचित नहीं है, कहीं से भी स्वाभाविक नहीं लगता है। इन प्रमुख चुनावों का जब इतिहास लिखा जाएगा तो 2 प्रमुख बातें सामने आएंगी। पहला, राष्ट्रीय जनता दल के पास मौका था। स्वर्गीय शरद यादव जो कि मंडल पुरोधा हैं, प्रखर समाजवादी जनवादी नेता हैं, उनके सुपुत्र को टिकट दिया जा सकता था और एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे। सोशलिस्ट आइकन के परिवार के बच्चे को टिकट नहीं दिया गया। पहला टिकट किसको दिया गया साहिल जी? एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया। यह संदेश था, यह मैसेज था कि दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन वही जिसने चंदा बाबू के बच्चों को एसिड में नहला करके जिसकी हत्या कर दी थी। छोटेलाल गुप्ता की हत्या हो, एनकाउंटर हो, तमाम ऐसी चीजें जिससे शहाबुद्दीन का नाम आज भी जोड़ करके देखा जाता है। और दूसरा, गौड़ा बौड़ाम की सीट जो कि दरभंगा की ही सीट है और दरभंगा में मुकेश सहनी के भाई, पहले तो मुकेश सहनी को लड़ना था, फिर संतोष सहनी जो उनके भाई हैं उनको लड़ना था, लेकिन उनको भी ध्रुवीकरण तुष्टीकरण के भेंट चढ़ा दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल ने उनका उम्मीदवारी, उनके प्रत्याशी को हटाया और वहां से अपने मुस्लिम पक्ष के उम्मीदवार को दिया। तो इन 2 घटनाओं से, इन 2 इंसिडेंट से यह स्पष्ट हो जाता है कि महागठबंधन इस बार पूर्णतः पूरे तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के पक्ष में है।
दो बयान आए थे। अलावरू जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी है, क्षमा चाहता हूं पूर्व प्रभारी हो गए हैं, बीच चुनाव में प्रभारी बदलते हैं, सेनापति बदलते हैं, ऐसा पहली बार देखने को आया। अलावरू जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि हम मुस्लिम डिप्टी सीएम यहां पे होगा। अभी परसों ही मैंने देखा इमरान प्रताप गढ़ी जो किशनगंज में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान समाज का सीमांचल का कोई डिप्टी सीएम हो सकता है। तो ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का आरोप जिस प्रकार से महागठबंधन पे लगना चाहिए वो स्पष्ट हो जाता है। और एक प्रमुख चीज जिससे मैं अपने बात को समाप्त करूंगा, आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी महागठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज थे उन सभी ने सामाजिक न्याय को भेंट चढ़ा दिया। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को हटा करके मुसलमानों को देना। अभी रेवंत रेड्डी ने कहा मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। मुझे उस बयान की याद आ गई, साहिल जी आप उस समय पत्रकार रहे होंगे, आपको याद होगा जब 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक देश के मुसलमानों का है। तो एससी, एसटी, ओबीसी के हक को काट करके कैसे मुसलमानों को दिया जाता है और तुष्टीकरण की राजनीति का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। ये कर्नाटक में हमने देखा है, ये तेलंगाना में हमने देखा है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने देखा है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हमने देखा है। तो सामाजिक न्याय जो है तुष्टीकरण की भेंट चढ़ चुका है। इनके लिए अपने परिवार के अलावा कोई और दलित, पिछड़ा, शोषित, एससी, एसटी, ओबीसी दिखा ही नहीं। मौका मिला तो तेजस्वी यादव को आगे किया, मौका मिला तो ओसामा को आगे किया, मनमोहन सिंह का बयान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस बयान में दलित और बाकी दलित आदिवासी उनका भी जिक्र किया गया था, लेकिन उसका जिक्र आपने नहीं किया हुआ है, इसीलिए बार बार ये सवाल उठा है। लेकिन प्रोफेसर रतनलाल के पास जाने के पहले, क्योंकि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा ये मांग कांग्रेस की तरफ से उठाई गई है। क्लैरिफाई कर दूं? नहीं गुरु हाँ ठीक है, आप क्लैरिफाई कर दीजिए। ये क्लैरिफाई करना चाहता था मैं थोड़ा 5 सेकंड में। नहीं देखिए बस ये उस बयान को मैं सिलेक्टिवली नहीं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज का है और माइनॉरिटीज में भी मुस्लिम माइनॉरिटीज का है। अगर उन्होंने कहा होता कि एससी, एसटी, ओबीसी का है, गरीबों का है, दलितों का, तो हमने स्वागत किया होता। बस ये क्लैरिफिकेशन मुझे देना था, मुझे लगा कि बोलना जरूरी था। उस पूरा बयान अगर हम सुनवा सकते हैं तो एक बार सुनवा देंगे, लेकिन आज वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन प्रोफेसर रतनलाल के पास जाने के पहले एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि बार बार चुनाव आयोग को यह पूछा गया, यह बात ठीक है कि 7.7% नाम कटे हैं, वो सीमांचल से कटे हुए हैं, सबसे ज्यादा नाम। लेकिन उसके बावजूद जब पूछा गया चुनाव आयोग से कि कितने घुसपैठिए मिले, क्योंकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग बार बार यह कहता रहा कि घुसपैठिए भी मिलेंगे और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, कोई भी आंकड़ा स्पेसिफिकली सामने नहीं आ पाया है। और मेरे पास तो कई सारे बयान पड़े हुए हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं या बाकी लोग हैं, उनके सभी के बयानों में जिक्र सिर्फ इसी बात का आता है कि कोई घुसपैठिया नहीं मिला है करके। जो नाम कटे हैं वो या तो वहां से शिफ्ट हुए हैं या उनकी मौत हो चुकी है या किसी और वजह से कटे हैं। तो ऐसे में बार बार घुसपैठ का मुद्दा उठाना यह स्पेसिफिक टारगेटेड प्रचार नहीं माना जाएगा? जो सवाल मैंने पूछा है उसी को लेकर गुरु प्रकाश जल्दी से आपका जवाब दीजिए, फिर प्रोफेसर रतनलाल बात करेंगे। नहीं देखिए 65 लाख नाम तो कटे हैं और 65 लाख के पीछे ये पूरा का पूरा वर्गीकरण किया गया है कि भाई जिनका नाम डिलीट हुआ उसके कारण क्या थे, स्थानांतरित हो गए हैं, हमारे बीच में नहीं है, रेपुटेशंस हैं। और इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को मुझे लगता है तेजस्वी यादव को भी इस बात का इल्म हो गया कि भाई ये कोई मुद्दा चुनावों में है नहीं, इसलिए उन्होंने मुद्दे को छोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने साहिल जी एक बार नहीं मल्टीपल ओकेजन्स पे ये कहा कि एसआर की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। राहुल गांधी जी के परनाना जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुई थी, इंदिरा गांधी जी के समय हुई थी, राजीव गांधी जी के समय हुई थी और अभी वर्तमान में हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस पे किसी प्रकार का भी संदेह प्रकट करना हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा अन्याय है, एक बहुत बड़ा डिससर्विस है बाबा साहेब अंबेडकर के संकल्पों के साथ, बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ। यही तो मॉडल है ना। मेरा सवाल घुसपैठियों को लेकर था, दलित वंचित की जो नाम डिलीट हुए हैं, अगर घुसपैठी वहां पर होते तो उनके नाम भी उसमें होते। देखिए ये अररिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनिल कुमार का स्टेटमेंट मेरे पास है, वो कह रहे हैं कि हमने 1.4 लाख वोटर्स के नाम डिलीट किए हुए हैं जो एब्सेंट है, शिफ्टेड है या डेड है, लेकिन किसी भी तरीके से घुसपैठी नाम का कोई कॉलम वहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रोफेसर रतनलाल, क्या मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होने की मांग कांग्रेस इसी तरीके से जारी रखेंगी जो कृष्णा अलावरू कह चुके हैं, या आपको लगता है कि घुसपैठियों का मुद्दा ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है? और ध्रुवीकरण का आरोप तो आप ही पर खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। नहीं ऐसा है, शुक्रिया। गुरु प्रकाश हमारे छोटे भाई भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन बैड कंपनी में हैं। झूठ बोलने की फैक्ट्री, जहाँ पे आरएसएस और बीजेपी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, वहाँ पे हैं। अदरवाइज ये बड़े स्कॉलर भी होते हैं, बड़े लीडर भी होते हैं। मुसलमान के बारे में बीजेपी को बोलने का, आरएसएस को बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जो मुसलमानों का हत्यारा हो, जिसको मारा हो, गुजरात 2002 का दंगा आपको याद ही होगा, उनको कोई हक नहीं है। और इतना इनको मुस्लिम प्रेम जग रहा है अभी, तो शाहनवाज भाई कहाँ हैं?
उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनवा देते ना। एक भी टिकट मुसलमानों को दिए हैं इन्होंने, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? आपने झारखंड में उठाया था ये मुद्दा घुसपैठिए का, चुनाव हार गए। बीजेपी का डिस्परेशन ये है, कल चुनाव होना है और आज टीवी पे डिबेट हो रहा है घुसपैठिए का, तो इसका क्या मतलब है कि आप ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं? ये बिहार की जनता का सीधा सीधा अपमान है। ये आपको स्पष्ट अब दिख रहा है ना, इलेक्शन कमीशन के पक्ष में जो भाजपाई लोग बोल रहे थे, आज SIR में आ गया कितने घुसपैठिए हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन पे भी इनको भरोसा नहीं है, उन पे भी भरोसा नहीं है। तो बेसिकली चुनाव इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। SC ST OBC का आरक्षण, अभी तो हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, देखिए नीतीश कुमार जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर के साथ खड़े हैं यहाँ पे, और इसमें गांधी के साथ खड़े हैं। 2 फोटो दिखा रहा हूँ, है ना। ये क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, क्या शहाबुद्दीन के बेटे पे क्रिमिनल केस है? चुनाव में सबको टिकट थोड़ी मिलता है। गुरु प्रकाश को टिकट क्यों नहीं दिया? इतना पढ़ा लिखा दलित आदमी, प्रोफेसर है, क्यों नहीं टिकट दिया है? सवाल मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी से। तो अपने एक उठाएंगे इधर तो 4 इधर भी आएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में कितने SC ST OBC का आरक्षण बढ़ाया है कि खत्म किया है? सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी में गुरु प्रकाश पढ़ाते हैं वहां पे एक छात्र का फीस हर महीने का 20,000 से ज्यादा है। गूगल करके आप देख लीजिए। कोई भी SC ST OBC चाहे अपर कास्ट का जो गरीब बच्चा होगा क्या पढ़ पाएगा उस यूनिवर्सिटी में? शिक्षा का बंटाधार कर दिया है, कोई रोजगार नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई, मोदी धड़ाधड़ बेच रहे हैं, और पेंशन भी खत्म कर दिया। उसमें ब्राह्मण का भी किया, दलित का भी किया, बैकवर्ड का भी किया, सबका किया। क्या नरेंद्र मोदी ने एक भी कमीशन बनाया है जिससे कि OBC का उद्धार हो जाए? कुछ भी? कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया है बिहार में? लेकिन चीनी मिल कह रहे हैं 5 बनाएंगे, 25 बनाएंगे। लेकिन क्या कारण? सुन लीजिए प्रोफेसर रतनलाल, आइए ना सीधे मुद्दे पे आइए ना। मुद्दे पर ही आ रहे हैं, सुनिए, मुद्दे पर ही आ रहे हैं। नहीं, इनको इनके लिए होली का है मुसलमान, मेरा सवाल इनके लिए सुनिए, बिहार है, हाँ होली काऊ है इनके लिए मुसलमान। हर इलेक्शन में मुसलमान घुसपैठिए। मोदी और शाह को रिजाइन कर देना चाहिए। 11 साल 12वां साल प्रधानमंत्री बनने का है। आप होम मिनिस्टर पिछले कैबिनेट से हैं और वहां नीतीश कुमार की सरकार है। आप नोट में चिप लगा के आतंकवादी ढूंढ रहे थे ना बंकर से, और आप इस सड़क पर चलने वाले घुसपैठिए आपको नहीं मिल रहे हैं। ये क्या बिहार का जनता? गुरु प्रकाश पासवान जवाब दीजिए। जब सरकार आपकी, कल धूल चटा देगी, घुसपैठिए उनके कैसे हो सकते हैं? बीजेपी हार चुके हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ ये, हाँ मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कितने पकड़े? पहले ये बताइए साहिल साहब, ये बताइए कितने पकड़े? जहां तक घुसपैठ, देखिए जहां तक घुसपैठियों को हटाने का प्रश्न है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक प्रक्रिया है, डिलीट, डिटेक्ट, डिपोर्ट। ये अगर मैं सही क्रम में नहीं बोलूं तो सही क्रम कर सकते हैं आप। डिलीट किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा कि भाई SC ST OBC को सरकार में कितना प्रतिनिधित्व मिला है। मैं पूछना चाहता हूं साहिल जी, हमें सरकार बनाने का मौका मिला। मध्य प्रदेश में पहली बार एक दलित समाज का डिप्टी CM बना। हमें मौका मिला उड़ीसा में, पहली बार एक आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बना। हमें मौका मिला छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना। हमें मौका मिला राजस्थान में दलित समाज का उप मुख्यमंत्री बना। पहली बार संविधान, साहिल जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। साहिल जी पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी बैठी है। और ये तस्वीर दिखा रहे थे कि भाई गांधी के साथ खड़े हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ खड़े हैं। मैं बताना चाहता हूं, कानून का शासन सबके लिए बराबर होता है। रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। क्या अनंत सिंह पे कार्रवाई नहीं हुई है? क्या अनंत सिंह पे FIR नहीं हुआ? क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे बिहार ने देखा है कि किस प्रकार से नीतीश जी ने 2005 में कहा था, एनडीए ने संकल्प लिया था कि क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म पे किसी प्रकार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और वो हुआ है। अभी क्या गाना चल रहा है बिहार में? आरजेडी के प्रत्याशी के मंच पे आपने भी वो गाना चलाया था। आरजेडी के प्रत्याशी के चुनावी मंच पे एक नाबालिग लड़के से ये कहलाया जा रहा है कि भैया क्या आवेदे सत्ता में मार देम कट्टा सटा करके। ये नरसंहार नहीं है तो क्या है? ये कॉल फॉर जेनोसाइड नहीं है तो क्या है? ये हिंसा का वातावरण नहीं है तो क्या है? देखिए साहिल जी, ये बिहार बदल चुका है। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, मोतिहारी में, गया में। बिहार एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। लेकिन उसके बावजूद ये लाइन से मीठापुर में आप देखिएगा, CNLU, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये बुनियादी काम हो चुके हैं। और मैं खुली चुनौती दे रहा हूं साहिल जी आपके शो पे, आपको और आपके हमारे विपक्ष के साथियों को,
कोई भी मापदंड हो विकास का, वो IMR हो, MMR हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, सड़क हो, हर घर नल हो, बिजली की उपलब्धता हो, हर कुछ और आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार ने जो 23,000 करोड़ मुसलमानों का नाम लेने के बाद घुसपैठियों का नाम क्यों जोड़ा जाता है, ये एक पहला सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ जब सीमांचल की बात होती है, सीमांचल के 4 जिले जहां पर मुस्लिम आबादी 40-50% से ज्यादा है, उन 4 जिलों में नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 52% पॉपुलेशन अररिया का, 50% पॉपुलेशन पूर्णिया का, 45% पॉपुलेशन किशनगंज कटिहार का, यह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जूझ रहा है। यह नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। क्यों नहीं इसकी बात होती, क्यों घुसपैठियों की बात होती है, और वो भी तब जब SIR के बाद वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह रहे हैं कि घुसपैठियों का नंबर नहीं है उनके पास। नहीं साहिल जी, देखिए ऐसा है कि ऐसा आपका पूछना कि क्यों नहीं इसकी बात होती है, मुझे लगता है कि आपकी टीम ने नरेंद्र मोदी जी के भाषण का, अमित शाह जी के भाषण का पूरा विश्लेषण नहीं किया है। आप लोगों ने वही विश्लेषण किया, वही कीवर्ड्स उठा लिए जिससे खबर बनती है। उन्होंने लगातार अपने बातों में कहा है कि भाई इथेनॉल प्रोडक्शन में आज बिहार देश का नंबर 1 प्रांत है कि नहीं है। मक्का की बात हो, मखाना बोर्ड की बात हो, पर्टिकुलरली इन इलाकों की बात कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात भाषणों में, इन इलाकों की देखिए अमित शाह वहां पर आकर भाषण करते हैं, तब ये कहते हैं कि मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़कर विकसित राज्य किया जा रहा है। अगले 5 साल में सीमांचल में एक अवैध गतिविधि को भाजपा और NDA की सरकार उखाड़ फेंकेगी। हमारी मतदाता सूची से घुसपैठियां निकालने चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, यह सवाल पूछा गया है। राहुल गांधी और लालू प्रसाद घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, तो सीमांचल का जिक्र घुसपैठियों के साथ किया जाता है। यही तो सवाल बचा है ना यहां पर। गुरु प्रकाश जी जल्दी से फिर प्रोफेसर मेहता बात करें। अरे सर साहिल जी, पूर्णिया कहां आता है? पूर्णिया सीमांचल में नहीं आता है क्या? पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा तो सीमांचल के लोगों को बेनिफिट नहीं होगा क्या? किस प्रकार की बात होती है? आपने बहुत अच्छा आंकड़ा दिया नीति आयोग का। उसी नीति आयोग का आंकड़ा यह भी कहता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी और NDA के संयुक्त शासन में 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से आगे बढ़कर के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी बिहार में सक्सेसफुल रहा है। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं आपके शो पे। क्या हमने विकसित बना लिया है? अभी नहीं बनाया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में बार बार यह जिक्र किया है कि गेटवे टू द ईस्ट प्रॉस्परस इंडिया, जो प्रॉस्परस समृद्ध भारत हो रहा है, फाउंडेशंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का आधार हम आने वाले 5 वर्षों में बनाएंगे और विकसित बिहार ही पूर्वोदय का द्वार बिंदु और गेटवे बनने जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। क्यों आपको लगता है कि घुसपैठियों का मुद्दा निकालकर मामला भटकाने की कोशिश हो रही है? आज तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बार बार इस बात का जिक्र किया गया, और उल्टा आप आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी लोग यहां पर बिहार में आकर प्रचार करके बिहार जीतना चाहते हैं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री बिहार आते हैं, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, भटकाने का मुद्दा है, कट्टा और सिक्सर का मुद्दा है इनके पास। ठीक इसी प्रकार से गुरु प्रकाश जी हैं, बात आप सीमांचल की कर रहे हैं और ये उठा के जवाब कहीं और से दे रहे हैं, यानी कि इनके पास कुछ जानकारी नहीं है, ना ही कोई मुद्दा है। अब बात रही आपने सीमांचल की बात, पूर्णिया एयरपोर्ट क्या है सर? अरे बता रहा हूँ गुरु प्रकाश जी, आप शांत रहो। पूर्णिया एयरपोर्ट क्या है? 5,000 करोड़ का भी वो प्रोजेक्ट नहीं है। अब पिछले 10 सालों में 2,85,000 का प्रोजेक्ट आपने गुजरात को दिया, बिहार को मात्र जो है 85,000 का प्रोजेक्ट दिया। अब आप घुसपैठिए पे आप बात कर रहे हो, जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हो, लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है इलेक्शन कमीशन ने, कोई घुसपैठिया नहीं है। और जो चेंज ऑफ पैटर्न आप बता रहे थे साहिल जी की, क्या इससे चेंज होगा? जी हाँ, चेंज होगा, क्योंकि जिस तरीके से वोट छीनने का, जो वोट का अधिकार ये लोग छीनना चाहते थे, जनता एकदम त्रहिमाम हुई और उससे जो है दिक्कत हुई। उसके जवाब में ही जो है वहां पे देखिए वोट पैटर्न चेंज होगा और वोट जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रही है वहां पे। और क्या सरकार, और दूसरा आपका क्वेश्चन था क्या सरकारी नौकरी से मुस्लिम वापस आएंगे? देखिए हर घर में नौकरी की बात माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है, और जो कहते हैं वो करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर रोड मैप है, जिसका हम पूरा जो है पूरा करेंगे। लेकिन गुरु प्रकाश जी और भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे थे कि यहाँ पे कोई नाबालिग बच्चा जो हमारे स्टेज पे डांस कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो बच्चा जो है उन्हीं शब्दों को एक खिलौना माना, और चाइना का पिस्टल भी यहाँ बच्चा खेलता है। और ये तो सिखा रहे हैं बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री।
भभुआ में जाते हैं और शिक्षक की बात करते हैं, आपको पता होगा कैमूर जो है पूरे बिहार में सबसे कम जो है वो जिला है क्राइम प्रोन का। वहां पे डेवलपमेंट की बात इन्होंने नहीं कहा, वहां पे जो है स्कूल एजुकेशन की बात नहीं कही, वहां पे स्कूल की कमी है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डेवलपमेंट इनके एजेंडे में नहीं है। तेजस्वी प्रसाद जी लगातार डेवलपमेंटल मॉडल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की बात कही है तेजस्वी जी ने। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई वाली करवाई वाली सरकार ये बनाना चाहते हैं। 3C की बात कर रहे थे गुरु प्रकाश जी, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन। क्राइम में नंबर 1 स्टेट है। पिछले 20 सालों में 70,000 हत्याएं हुई है, 35,000 बलात्कार हुआ है, 25,000 दहेज के लिए मर्डर हुआ है। लेकिन प्रोफेसर मेहता, कहीं ऐसा ना हो जाए, देखिए ओवैसी वहां जाकर कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए मुस्लिम पार्टी है करके हमें कहा जाता है कि भाई मुसलमानों का नेता मुसलमानी कैसे बन सकता है, और बीजेपी की बी टीम कही जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आज कांग्रेस को भी यह कहना पड़ रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए मुस्लिम समुदाय से, जिसकी घोषणा नहीं हो पाई है। तो आपको लगता है कि इस बार भी ओवैसी कुछ कमाल तो नहीं दिखा रहे, क्योंकि पिछली बार आपको उसका काफी बड़ा झटका लगा था इस पूरे इलाके में? देखिए ओवैसी साहब जो आते हैं, आपको जो गेटवे ऑफ सक्सेस की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं सिलीगुड़ी ऑलरेडी गेटवे ऑफ सक्सेस था। इन लोगों ने क्या उसका धज्जी उड़ाया है पूरा किशनगंज का, ये जानते नहीं है, लगता है वहां घूमने नहीं गए हुए हैं। जहां तक इन्होंने बात कही कि क्या ओवैसी साहब आएंगे और फिर हमें जो है डिसलॉज करेंगे, कोई डिसलॉज नहीं करेंगे। जनता और वहां की महान जो है जनता समझ गई है कि किस प्रकार से बी टीम के तहत ये वोट कटवा और ये शिखंडी के रूप में वहां पे काम कर रहे हैं। और ये जानने के बाद उनके 4 विधायक कि ये बी टीम का है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल का हाथ पकड़ा है, तो इस तरीके के ओवैसी का यहाँ कोई कुछ इस बार नहीं चलने वाला है। एक बार आए थे, लोगों ने विश्वास किया, लोगों को पता चला कि ये बी टीम है, वो लोग के जो नुमाइंदे थे हमारे साथ आ गए हैं। राजीव जी, कोई कुछ यहाँ पे वजूद नहीं है। जरा एक मिनट आता हूं गुरु प्रकाश जी, आई कम बैक टू यू। राजीव रंजन जी, क्या इस बार जनता दल यूनाइटेड इसके लिए कोशिश करेगा? क्योंकि अब तक तो जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को भी मुस्लिम समुदाय के तरफ से वोटिंग होती रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से यह पैटर्न देखा गया है कि महागठबंधन के पीछे ये सारे वोट खड़े होते हैं। तो क्या इस बार आपकी कोशिश क्या रहेगी? नहीं, मुझे लगता है लोकसभा के नतीजों का अगर आप विश्लेषण करें तो हम 40 सीटें लड़ रहे थे और 30 सीटें हम लोगों ने जीती, तो ये सवाल ही नहीं खड़ा होता है। और आरजेडी तो 4 सीटों पर सिमट करके ना, देखिए मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार जी को इसलिए मिलता है कि बगैर भेदभाव के उन्होंने विकास की रोशनी हर घर में पहुंचाने का काम किया। कभी दंगे नहीं हुए, कभी कर्फ्यू नहीं लगा, सभी धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबियों के लिए उन्होंने समान भाव से काम किया। और इसीलिए ये हास्यास्पद है, आज मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन दंगे इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। भागलपुर दंगे, बिहार में उससे भीषण दंगा नहीं हुआ। और दंगे के बाद इनका जब इनको उखाड़ फेंका बिहार की जनता ने, तो फिर आरजेडी की हुकूमत बनी। क्या हुआ? जनता दल की उस सरकार में एकदम छूटे साड़ की तरह कामेश्वर यादव, जो भागलपुर दंगे का सबसे बड़ा खलनायक था, वो घूमता रहा और चांदी का मुकुट भी उसको पहनाया गया एक सार्वजनिक समारोह। नीतीश कुमार जी आए, उन्होंने क्या किया ये सबको याद। जो भी उस दंगे के आरोपी थे सब जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए। 84 दिल्ली रॉयट्स के तर्ज पर वहां कमीशन बना, सबको मुआवजा मिला, वहां उनके पुनर्वास का इंतजाम किया गया। आज भागलपुर फिर से उसी तरह से एक खुशनुमा एहसास पैदा करने का काम जो उस समय सरकार ने किया। लेकिन जरा इसका भी आकलन करा दीजिएगा, क्योंकि बार बार घुसपैठियों की बात होती है। विपक्ष कहता है कि जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए घुसपैठियों की बात की जा रही है, क्योंकि एसआईआर में तो कोई नंबर निकल नहीं पाया। बार बार चुनाव आयोग को भी पूछा गया, उन्होंने भी मना कर दिया। आप ही के सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा कोई नंबर मिला ही नहीं है हमें। लेकिन जरा आपके आंकड़े देख लीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड को एक वक्त पे 68% तक मुस्लिम वोट पाया करते थी जनता दल यूनाइटेड। जरा आंकड़े में आपको दिखाना चाहूंगा। आज यह आंकड़े घटकर अगर हम देखें तो घटकर यहां पर 9%, 5%, 7% तक आकर रुके। देखिए 2009 के लोकसभा चुनाव में
62% वोट पाए थे। 2010 के विधानसभा में 21% मुस्लिम वोट जनता दल यूनाइटेड को मिले थे। उसके बाद 2014 में 21% वोट जनता दल यूनाइटेड के पाले में गए थे। और 2015 में जब आरजेडी के साथ विधानसभा चुनाव लड़े 78% मुस्लिम वोट आपको मिले थे। 2019 में जैसे ही आप बीजेपी के साथ गई 6% और 2024 में यह आंकड़ा 5% पर आकर 2020 में तो 5% पर आकर रुक गया है। तो राजीव जी लगातार ये कटौती यहां पर नजर आ रही है। यहाँ पर साहिल जी सबसे पहली बात जो सवाल और मैंने पूछा है, देखिए राजनीतिक दलों को वोट तो चाहिए, जनादेश के लिए जब हम जाते हैं तो वोट तो जरूर मांगते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी 2020 में हमारे 11 उम्मीदवार लड़ रहे थे, सब हारे। लेकिन मुसलमानों के साथ कहीं भी बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कोई भेदभाव किया? कहीं कोई सामाजिक सद्भावना को ठेस पहुंची? विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, बोर्ड्स हो, कॉरपोरेशन हो, सब जगह मुसलमानों की नुमाइंदगी सुनिश्चित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया और ये एनडीए की सरकार की अगुवाई करते हुए किया। हमें विश्वास है नीतीश कुमार जी को शक्तिशाली बनाने के लिए, मजबूती देने के लिए मुसलमान एकदम 2010 की तरह बड़ी तादाद में एक बार फिर वोट करेंगे और आप देखेंगे ये इस चुनाव में सबसे बड़ी एक जो आप इस चुनाव की जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी। और मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, मुसलमान बिहार का चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले वो खासा नाराज है। उसको आरजेडी के जो एमवाई समीकरण को जिस तरह से इन्होंने पूरी तरह से मुसलमानों का इस्तेमाल किया और बदले में कभी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े नेताओं किनारे रख करके 2015 में पहली बार जब मिले हुए थे जवाब दीजिए, तो उस समय भी उन्हीं को उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का जो अवसर था वो लालू जी ने दिया और लगातार अनेक अवसरों पर नेता प्रतिपक्ष बनने के समय भी उनसे बड़े कद सुबोध मेहता जवाब दीजिएगा। यही आरोप ओवैसी भी लगाते हैं जी। देखिए साहिल जी, देखिए ये पूरा भारत और जनमानस जानता है कि कौमी एकता के प्रतीक लालू प्रसाद यादव है। जिस तरीके से ये कमंडल लेके घूम रहे थे और इन्होंने बाबरी को डिमोलिश किया, पूरे भारत में जो है आतंक का माहौल हो गया। बिहार एक ऐसा प्रदेश था जहां कौमी एकता का प्रतीक जो है वो लालू जी बने और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये एक परिचालक बना। लेकिन आज के दिन में एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि बिहार दूसरे नंबर पर है कॉमनवेल्थ वायलेंस में। कितनी बार एनसीआरबी, अब मेरा जवाब 23-24 का डाटा देख लीजिए, 9 कॉमनवेल्थ वायलेंस में है बिहार। ये भाई 9 कॉमनवेल्थ बिहार में हुए हैं। 23-24 में देखिए कॉमनवेल्थ वायलेंस आपने किया है, बिहार दूसरे स्थान पर है। और जिस तरीके से नाटक किया है जरा दोनों को शांत करिएगा, आप घर में जरा एक मिनट दोनों को शांत करिएगा। राजीव जी आपके पास आऊंगा मैं, समय खत्म हो जाएगा। उन्होंने दूसरी बार में कई संगीन आरोप लगा दिए हैं, मुझे छोटा जवाब चाहिए। राजीव रंजन जी आपके पास आता हूं मैं, जरा एक ये कौन लोग आईना दिखाएंगे? बैठे हुए हैं ये कानून व्यवस्था का आईना दिखाने वाले लोगों का पर बिहार है कॉमनवेल्थ वायलेंस में। ये नीतीश कुमार जी है और लालू प्रसाद जी। ठीक है, जरा सबको शांत करिएगा प्लीज। मैं आशुतोष के पास जाऊंगा जरा, क्योंकि इसकी राजनीति भी समझने की जरूरत है। आशुतोष, यह बड़ा दिलचस्प है कि इस बार एक बार फिर घुसपैठिए चुनाव का मुद्दा बनते जा रहे हैं। झारखंड में भी यह मुद्दा निकाला गया था, पश्चिम बंगाल में बार बार यह मुद्दा निकाला जाता है। क्या इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण हो सकता है आज की स्थिति में? क्योंकि ये बार बार मुद्दा निकाला गया है, माना जा रहा था कि एसआईआर के बाद आंकड़े आएंगे तो दोबारा निकाला जाएगा, लेकिन एसआईआर में तो कोई आंकड़े आए नहीं। लेकिन क्या इस मुद्दे के आधार पर बीजेपी और एनडीए अपना परफॉर्मेंस 2020 का इस इलाके में दोहरा सकती है? क्योंकि ओवैसी इस बार भी फील्ड में है। देखिए साहिल, मेरा ये साफ तौर पर मानना है कि जो ये घुसपैठिए का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, दरअसल ये डेस्परेट कॉल है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि इसी तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिस तरीके से घुसपैठिए और तमाम चीज़ों की बात की गई तो भी एक डेस्परेट कॉल था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बिहार में थोड़ी घबराई हुई जरूर दिखाई पड़ती है, इसलिए घुसपैठिए का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि हिंदू मुसलमान को लेकर एक पोलराइजेशन वहां पर हो। हकीकत क्या है, जो घुसपैठिए के मसले पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आजादी के बाद का अब तक का पुअरेस्ट है।
अगर सिर्फ मनमोहन सिंह के 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के दे दें तो कभी 90,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, और नरेंद्र मोदी के जमाने में तकरीबन 10,000 लोगों को भी डिपोर्ट नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि जब SIR हो रहा था उस वक्त भी ये कहा जा रहा था बड़े पैमाने पर घुसपैठिए इसमें है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, SIR की फाइनल लिस्ट आगे एक भी घुसपैठिए नहीं। ये खुद चुनाव आयोग का मानना है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार घुसपैठियों का सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान डिवाइड किया जाए। अगर आप इसी पे एक सवाल, अगर आप जनता दल यूनाइटेड की क्या राय है आप जान लीजिए, पूछ लीजिए जरा राजीव रंजन जी से कि भाई वो घुसपैठियों के सवाल पर उनकी क्या राय है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की राय से सहमत है? क्योंकि सरकार तो नीतीश कुमार की है, अगर नीतीश कुमार की सरकार है तो फिर वहां पे घुसपैठिए बड़ी संख्या में कैसे आ गए, और अगर आ गए तो वहां मौजूद क्यों है, उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा अभी तक? आशुतोष जी, आपका सवाल अगर पूरा हो गया तो जवाब सुन लीजिए। देखिए, ये पूरी दुनिया में जनसांख्यिकी को लेकर चिंताएं हैं, ये केवल ये भारत का सवाल या बिहार का सवाल नहीं। इसका तार्किक समाधान बगैर आवेश में आए हुए और बगैर धर्म के आधार पर इसकी व्याख्या किए हुए आपको करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि ये जो लोग भी जिनके पास वैध कागजात नहीं है, इस देश के अगर नागरिक नहीं हो, और वो हिंदू हो या मुसलमान, मुझे ऐसा लगता है धर्म के चश्मे से जब आप देखते हैं तभी आप ध्रुवीकरण जैसे आरोप लगा पाएंगे। लेकिन अगर इसे आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के लिए, तो राजीव जी आपका कहना है कि बीजेपी जब घुसपैठियों का आरोप लगाती है तब वो हिंदू और मुस्लिम घुसपैठिए एक साथ पकड़कर ही आरोप लगा रही है। राजीव जी जल्दी से आपका क्लैरिफिकेशन चाहिए, फिर आशुतोष भी बात करेंगे। मैं तो बिल्कुल साफ साफ आपको कह रहा हूं कि आपको चाहे नेपाल की सीमा हो, बांग्लादेश की सीमा हो, आप जहां से भी पश्चिम बंगाल होकर के लोग आ रहे हो या जैसे भी आ रहे, हमारा कहना है ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। जो एक तारीख मुकर्रर है आशुतोष कि उसके बाद जो लोग जनता दल यूनाइटेड के लिए घुसपैठिए है, उसमें मुस्लिम हिंदू का फर्क नहीं है। देखिए साहिल, मैं राजीव रंजन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राय या अमित शाह की इस राय से सहमत है कि बिहार में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए हैं? क्या वो इस राय से सहमत है? अगर सहमत हैं तो क्या मानेंगे नीतीश कुमार की सरकार असफल हो गई है, इलेक्शन कमीशन असफल है इसमें? देखिए, ये सवाल राज्य सरकार का नहीं, ये एक मानवीय प्रवृत्ति है जो कहीं ना कहीं यहां से वहां, वहां से यहां लोग निकल करके आते हैं, और सीमाएं जहां सर हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना। नहीं, आपके हाँ, आप आशुतोष जी, मैं बड़े पैमाने पर घुसपैठिए है या नहीं, इससे आप सहमत है या नहीं? समझ में इतना सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ये तो जिस समय आप पहचान करेंगे उसके लिए नागरिकता अधिनियम भारत का जो 1955 का है, उसके जो मानक है उसके आधार पर जब पहचान होगी सर, तो निसंदेह उस पर आप ये बातें कहेंगे। सर इसका मतलब प्रधानमंत्री जी एजेंसीज होंगे, राजीव जी, मैं भी बोलूंगा और आशुतोष जी आप भी बोलेंगे, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? आप तो राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को भी मात दे देते हैं। नहीं, अब ये तो पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं आप। मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा, जरा एक मिनट जवाब दे दीजिए। मैं जरा थोड़ा मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा, आपके कहने के प्रधानमंत्री जी बिना साइंटिफिक अन्वेषण के ये आरोप लगा रहे कि बिहार में बड़े पैमाने पर घुसपैठी, ये आप कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, ये तय करना है 1955 के नागरिकता अधिनियम के जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसके लिए अधिकृत है, वो अगर इसकी पहचान कर लेंगे तो निसंदेह उन्हें डिपोर्ट किया जाना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री जी बिना पहचान किए ही बोल रहे हैं ये बात? ये मैं कौन होता हूं बोलने वाला? ये बात बोल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी के पास अनेक एजेंसीज हैं, उन्होंने कहीं से जानकारी जो हासिल की उसके आधार पर उन्होंने कहा। गजब है भाई, गजब है जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनता दल यूनाइटेड कहता है कि घुसपैठिए जो है वो किसी एक धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए उन्हें। उनका कहना है कि जो भी आते हैं, नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, सभी को उस तरीके से आंकना चाहिए। लेकिन क्या सचमुच में जब घुसपैठियों का जिक्र किया जाता है तो वो धर्म को अलग रखकर किया जाता है या स्पेसिफिक धर्म के नाम पर किया जाता है, खास करके बिहार में? देखिए साहिल, जब झारखंड का चुनाव हो रहा था तो घुसपैठिए झारखंड में थे, अब बिहार का चुनाव हो रहा है तो घुसपैठिए बिहार में है। अभी अप्रैल में जब बंगाल के चुनाव होंगे तो घुसपैठिए बंगाल और आसाम पहुंच जाएंगे, क्योंकि आसाम और बंगाल में चुनाव है। भारत ने घुसपैठियों की समस्या को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया।
ये एक राजनीतिक मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी तो जब 1980 में उसका गठन हुआ था उससे घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही लगातार, और हर चुनाव के समय राजनीतिक मुद्दा उठाती है घुसपैठियों को लेकर के। और चूंकि घुसपैठियों के नाम पर ध्रुवीकरण आसान हो जाता है, दिक्कत क्या है कि हर बांग्ला भाषी मुसलमान भारत में घुसपैठिया मान लिया जाता है। तो समस्या ये होती है कि इसीलिए ममता बनर्जी भी कह रहे हैं कि बंगालियों से तो बांग्लादेशियों का मुद्दा उठा देती है बीजेपी। सवाल ये है कि घुसपैठियों की समस्या को लेकर सभी तरह गंभीर होना चाहिए। और उसके जैसा कि राजीव रंजन कह रहा है जो 1955 का नागरिकता अधिनियम, उसके तहत उसकी पूरी छानबीन हो और इस मुद्दे को राजनीति से परे हटकर के राष्ट्रीय हित का मुद्दा बनाया जाए। लेकिन ये राजनीति का मुद्दा बना हुआ है क्योंकि ध्रुवीकरण इसमें आसान हो जाता है ये करना, घुसपैठिए आगे घुसपैठिए आगे घुसपैठिए आगे। और सही बात है भी SIR में एक कॉलम होना चाहिए था, चुनाव आयोग ये इंगित करता कि भाई इतने लोग जो है मर गए, इतने यहाँ से मिले नहीं पते पर, और इतने जो है 2 जगह वोट है, और इतने ऐसे जिनकी नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला हमको, जो विदेशी संधे वो तो कोई कॉलम रखा नहीं चुनाव आयोग ने। तो कैसे आप पता करेंगे घुसपैठिया कौन है और कौन नहीं है? रही बात, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात ये थी जी जी विनोद जी आपकी बात खत्म करिए। मैं कह रहा था रही बात सीमांचल की, तो सीमांचल चूंकि बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, सीमांचल में बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, सीमांचल में मुस्लिम बहुल आबादी है, तो वहां ध्रुवीकरण का मुद्दा ज्यादा काम कर सकता है, ये संभावना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लगता है। राजीव रंजन जी इसलिए उसमें थोड़ा सा गुंजाइश रख रहे हैं क्योंकि उनको अपने सेक्युलर प्लान भी बचा के रखना है, उनको चुनाव के बाद हो सकता है कोई नया समीकरण लेकिन तो हो सकता है। एक जल्दी से आपकी टिप्पणी इस पर भी, क्या आपको लगता है कि SIR के बाद जो वोट कटे हैं उसके बाद क्या पैटर्न बदलेगा 2020 का? क्या इसकी गुंजाइश है आज की स्थिति में? देखिए 2020 को आप थोड़ा सा 2015 की रोशनी भी देखिए। 2015 में भी ओवैसी जी लड़े थे और 24 सीटों पर लड़े थे और 1 या 1.5% वोट मिला था, एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन 2020 में ओवैसी जी उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव के साथ अलायंस करके लड़ रहे थे। और माइनॉरिटी कभी भी आइसोलेशन में वोट नहीं देती है। दुनिया की कोई भी माइनॉरिटी तभी किसी पार्टी को वोट देती है जब उसके साथ कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी। ये एक बड़ा अलग एंगल यहां पर निकाला हुआ है। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता घुसपैठियों की व्याख्या करते समय कह रहे हैं कि आप उसको धर्म के नाम पर मत देखिए। क्या बीजेपी के मन में भी यही है? क्योंकि नाम तो घुसपैठियों का लिया गया, तो सिर्फ बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों का टारगेट नहीं है ना, बाकी भी नहीं देखिए अभी क्या ये सही है? नहीं, देखिए साहिल जी, हमारा स्पष्ट पोजीशन है और अभी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे प्रश्न उठाए गए कि भाई बीजेपी इसको चुनाव के वक्त लेकर के आती है। राम मंदिर हमने कहा था, पूरा किया कि नहीं किया? 370 हमने कहा था, पूरा किया कि नहीं किया? हमने कहा था, संकल्प लिया था कि देश भर से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त करेंगे, किया कि नहीं किया? ये देखिए, ये आपके दर्शकों के विवेक पे मैं छोड़ता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बहुत विचित्र लगती है, कोई घुसपैठिया का मुद्दा हम आज से उठा रहे हैं क्या? ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और मैं पुनः आपको मनमोहन सिंह जी की भाषण पे लेकर के जाना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा था कि द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा कोई खतरा है तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हमने समाप्त किया है। कुछ मुद्दे सांस्कृतिक होते हैं जैसे राम मंदिर, कुछ मुद्दे सुरक्षा से जुड़े होते हैं जैसे 370, जैसे घुसपैठिया का विषय, ये IMDT एक्ट मेरा समय खत्म हुआ है और ये घुसपैठियों की डिबेट माइग्रेशन वाला विषय कोई हमारा आज का नहीं है। कह रहे थे बड़े लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसका अंतिम चरण तभी हो पाएगा जब कोई सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी। अगर चुनाव में यह मुद्दा उठता रहा और चुनाव में ही यह मुद्दा खत्म होता रहा तो इस मुद्दे पर कभी अंतिम चरण पर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। देखना है कि इस चुनाव के बाद कम से कम घुसपैठियों के मुद्दे पर कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं